नमस्कार मेरे क्लास 10th वाले साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन भिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपरों की और प्रथम मॉडल पेपर अपन ने शुरू कर चुके हैं। उसका आज पार्ट 2 में आपके साथ लेकर आया हूं, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी के साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं। आज अपन बात करने वाले इस क्लास में जो आपके सामाजिक विज्ञान की अपन चर्चा कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान की, जिसकी डेश वर्क के एक एक क्वेश्चन में खोपड़ी में छेद करने के लिए अपन आए थे, उसकी अपन तैयारी कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चनों की। तो आधे क्वेश्चन अपन आपके पढ़ चुके थे और अगले क्वेश्चन में अपन पढ़ते आगे चलते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इससे पहले की क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो अब यहां से अपन चर्चा करके आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई दो तर्क दीजिए। जो सत्ता की साझेदारी है, जो सत्ता है किसी शासन करते हैं, उसमें जो सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है, आपको उसके दो तर्क देने हैं। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। राजनीतिक जो हिंसा होती है, राजनीतिक जिसमें अस्थिरता रहती है कि कभी भी सरकार बिगड़ने का एक अस्थिरता जो रहती है, राजनीतिक व्यवस्था के जो स्थायित्व इनको उसको स्थापित रखने, कंटिन्यूटी रखने के लिए जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं, उसमें एक चीज है साझेदारी। इसलिए सत्ता की साझेदारी यहाँ पर आवश्यक होने वाली है। पॉइंट नंबर 2 की मैं आपके साथ चर्चा करूं तो लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिससे कार्यकुशलता बनी रहती है। लोकतंत्र के अंदर जितने भी समूह है, जितने भी पार्टियां हैं, वो समूह है, वो सत्ता की साझेदारी के माध्यम से ही शासन व्यवस्था में क्या रहती है, जुड़ी रहती है, बनी रहती है, और जो उनका कार्य है वो कार्यकुशलता उनमें बनी रहती है। दोनों क्लियर हो गए पॉइंट। उसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट्स बनाने के लिए छोटी कॉपी पेन लेके बैठना जरूरी है। कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को आंसर को याद करते चलिए। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हो। कैसा राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हो। इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो भारत का संविधान है वो किसी धर्म के प्रति अपनी नहीं रखता, उसके लिए सभी धर्म क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो किन्हीं दो प्रावधान बताने हैं जिसका जिक्र करना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखते हैं। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान कौन कौन से हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट की मैं बात करूं आपके साथ, तो भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लिख लेगा। राज्य का अपना कोई स्वयं का कोई धर्म नहीं, उसके लिए सभी धर्म क्या है, अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य का अपना क्या है, धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म क्या है, सम्मान है, बराबर है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य जो है वो धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर है क्या। पहली बात, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है, स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दी हुई है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। क्लियर है कि दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट था राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरा, धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म स्वीकार करने की क्या रहने वाली है, स्वतंत्रता रहने वाली है, वह उसका प्रचार कर सकते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे की ओर। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि बड़े क्वेश्चन करने में थोड़ा सा जोर आता है, तो ध्यान रखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाला, अच्छे नंबर नहीं आने वाले, बड़े क्वेश्चन के साथ आपको बने रहना है। ठीक है। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, उसमें सुधार के लिए दो बिंदु लिखने हैं। तो उपाय क्या, अपन को दो उपाय पूछे। पहला उपाय की बात करें तो राजनीतिक दलों के नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाए। जो संगठनात्मक चुनाव होते हैं उसको क्या करना है, अनिवार्य रूप से उनके करवाने जाने चाहिए। संगठनात्मक चुनाव उनका जिस क्षेत्र में पार्टियों के अपने अपने दल है वहां पर उसका चुनाव क्या होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए आयकर की रिटर्न भरना अनिवार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो टैक्स देते हैं, आयकर की जो रिटर्न भरते हैं, उसका क्या करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। आयकर की रिटर्न भरना क्या करना है, अनिवार्य किया जाना चाहिए। क्लियर है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां कौन कौन सी है। पहला मैं बात करूं तो गरीब मुल्कों के आर्थिक विकास में, जो गरीब मुल्क है, पहला पॉइंट आपसे कि लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बतानी है, तो लोकतंत्र किस प्रकार की दो आर्थिक उपलब्धियां बताने के लायक है। तो पहला पॉइंट है जो गरीब देश है, मुल्क यानी देश, गरीब मुल्कों के आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही शासन से बेहतर है। लोकतंत्र क्या है, जो तानाशाही यानी कि एक आदमी ही शासन कर रहा है, उसकी इच्छा है जो कर रहा है, जनता से चुनाव जीतकर नहीं आ रहा, वो खुद राजा बन चुका है, वो तानाशाही शासन से क्या है, लाख गुना वहां से बेहतर होने वाली है। लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने का तथा जहां चाहे वहां निवेश करने का अधिकार देता है। जो लोकतंत्र है, भारत में जैसे लोकतंत्र है, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा हो वो व्यवसाय करने का, चाहे जहां निवेश करने का उसको क्या है, अधिकार है। चाहे उसको जमीन लेनी है, चाहे उसको कुछ और सामान लेना है, तो वो यहाँ पर ले सकता है, सोना लेना, चांदी लेना, सब ले सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। बात करते तानाशाही शासनों की, तो वहाँ ये सब स्वतंत्रता नहीं होती है। वहाँ राजा जी के कहने पर या जो वहाँ का जो मेन हेड होता है उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है। क्लियर है क्या। तो दोनों पॉइंट रहने वाले, एक तो इसमें आर्थिक विकास में कौन बेहतर है, लोकतंत्र जो रहेगा वो बेहतर है। क्या है, वो जनता को कोई भी व्यवसाय या पैसा अपनाने से तथा जहाँ चाहे उसे वहाँ निवेश करने से रोकता नहीं है, कोई बाध्य नहीं करता है। क्लियर है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो धारणीयता है वो विकास की, जो धारणीयता से तात्पर्य क्या, पहले ये अपन बात करते हैं। तो विकास के स्तर को ऊंचा उठाना, विकास का जो स्तर है, इसका स्तर, विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। विकास की धारणीयता का मतलब क्या है, कि विकास का वर्तमान स्तर है उस स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाना। क्लियर। तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी यानी आने वाली पीढ़ी, भविष्य की जो पीढ़ियां हेतु बनाए रखने से है। भावी पीढ़ी के लिए क्या करना है, बनाए रखने से, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को भी बल मिलता है। क्लियर है क्या। जैसे पेट्रोल डीजल ये खत्म हो रहे हैं, इनको भावी पीढ़ी के बचाने के लिए तो कौन काम करेगा, धारणीयता विकास उसके लिए काम करती है। पर्यावरण संरक्षण करने का कार्य कौन कर रही है, तो धारणीयता विकास कर रही है। परिस्थितियां, जो पारिस्थितिक संतुलन है, जो जीवन जो प्रक्रिया चल रही है, जैव प्रक्रिया, उसको संतुलन बनाने रखने के लिए कौन प्रयास करता है, तो धारणीयता विकास के द्वारा अपन उसको प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, विकास को ऊंचा उठाना, विकास को ऊंचा उठाना तथा वही विकास भावी पीढ़ी के लिए भी संभाल कर रखना। ठीक है, सीधे शब्दों की बात करें तो भावी पीढ़ी के लिए भी संजो कर रखना, पर्यावरण संरक्षण करना, पारिस्थितिक संतुलन करना, कौन बल देता है इस पर, तो धारणीयता विकास देता है। क्लियर। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था तो सही से समझा दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विदेशी व्यापार के उदारीकरण, तो विदेशी व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड रहने वाला, उसके उदारीकरण। पहले बात करते हैं विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। तो मैं बात करूं जो एक से अधिक देशों में जो व्यापार होता है उससे अपन विदेशी व्यापार के साथ समझ सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की अपन, उदारीकरण। उदारीकरण से क्या समझते हैं, जो विदेशी व्यापार है उसका उदारीकरण कर रहे हैं तो उसमें क्या फर्क है वो देखो। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम यह समझते हैं कि इसमें आयात निर्यात, इसमें क्या, आयात निर्यात एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। पहला बात मैंने बताया, विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार वो होता है जो एक से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो विदेशी व्यापार। उदारीकरण का मतलब उसको फैलाना, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है वो उसका उदारीकरण कहलाएगा। उदारीकरण यदि कर दी जाती है, किसकी, विदेशी व्यापार की उदारीकरण कर दी जाती है, विदेशी व्यापार को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, एक से अधिक देशों की ओर जाने दिया जाता है, तो क्या क्या फायदा होता है, तो उसके अंदर इसमें आयात निर्यात और विदेशी निवेश के सरकार द्वारा जो निर्धारित क्या है, अवरोध लगा रखे, अवरोध यानी रोकना, जो सरकार क्या कर रही है, अवरोध लगाती है, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। किन्हीं कारणों से किसी दूसरे देश में व्यापार नहीं करने दिया जाता है या वहाँ का माल यहाँ नहीं बेचने दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक व्यापार अवरोध होता है, उसको समाप्ति करने का प्रभाव किससे प्राप्त होता है, उदारीकरण से फैलाया जा सकता है। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया। छोटे क्वेश्चन में बन सकता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता आ गई ऐसी कि जो इस नियम को सरकार द्वारा यहाँ पर लागू करना पड़ा,
क्योंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होने लग गया तो इसको अपन को यहाँ पर लागू करना पड़ा। तो बात करते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ने के क्या क्या कारण थे। पहला पॉइंट अपन बात करते हैं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। उपभोक्ताओं के जो हित है उनका संरक्षण करना, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो, उनको जितना मूल्य वो दे रहे उतना उनको माल की क्या होनी चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। तथा व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। जो व्यापारी द्वारा इनका उपभोक्ताओं का जो माल खरीद रहे हैं उनका जो शोषण किया जा रहा है उसको रोकने का क्या किया गया, प्रयास यहाँ पर किया गया। जो उनके द्वारा शोषण किया जा रहा था, जितना माल लेना चाह रहे उतना माल नहीं दिया जा रहा था, जो शोषण किया जा रहा था उस पर अपन क्या कर रहे थे, इससे कंट्रोल ला सकते। कौन से अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। पूछे आया कब, तो 1986 में ये आया। क्लियर है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इस अधिनियम के द्वारा जो भी उपभोक्ता है उनको बताया गया कि आपके अधिकार क्या है, आपके दायित्व क्या है, आपको बिल कैसे प्राप्त करते हैं, आपको जो माल दे रहा है वो किस रेट पे देने का टोटल जानकारी इस नियम के द्वारा लोगों को बताई गई। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाला जो क्वेश्चन है आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को अपन समझते जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर को 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पढ़े, याद हो जाएंगे। क्लियर है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बात करते हैं पहले पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि बहुत सारी पहाड़ियाँ होगी, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, पहाड़िया क्षेत्र। अपरदन क्या होता है, तो जो मिट्टी का कटाव होता है, क्या होता है, मिट्टी का कटाव, उसे अपरदन यहाँ पर कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र, अपरदन, दोनों वर्ड क्लियर हो गए। बात करते हैं अपन उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, वो इस आंसर में अपन को देखेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला पॉइंट, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, कैसे सीढ़ीदार खेत बनाकर अपन इसका क्या कर सकते हैं, ये कोई पहाड़ है तो इस पर अपन इसे खेती बनाकर क्या कर सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। वहां पर पहाड़ी ढालों पर सघन वृक्षारोपण करके क्या करेंगे, सघन वृक्षारोपण, यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। सघन यानी कंटिन्यू पेड़ लगाकर अपन इसको रोक सकते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। जो ढाल वाली है इस पर समोच्च जुताई कर अपन क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तीनों क्लियर है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 लक्ष्य, क्या क्या लक्ष्य रखे गए, 2 लक्ष्य आपको इसके बताने हैं। यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित है। क्या है ये, जंगलों के बांध के पानी में जो डूबने से जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उन पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया, तो बांध से विस्थापित गरीब लोग, जैसे यहाँ बांध बनाया गया और यहाँ पर जिन लोगों के घर थे, यहाँ से विस्थापित होने वाले, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं, विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक तो यहाँ जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करना था। दूसरा, जैसे यहाँ बांध बनाया गया तो यहाँ से जो विस्थापित गरीब लोग हैं, यहाँ से जो विस्थापित जिस जगह इनको बनाया गया वहाँ पहले किन्हीं लोगों का मकान था, तो यहाँ से ये कहीं दूसरी जगह गए, यहाँ से क्या गए, दूसरी जगह गए, तो दूसरी जगह इनको पुनर्वास यानी कि वापस वहाँ पर सरकार द्वारा आवास बनाकर इनका घर बनाकर उनको देने का क्या किया गया, लक्ष्य इसमें रखा गया, सुविधाएं दिलाना है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कम हुआ, कारण बताइए। उत्तरी मैदान में विकास हुआ और जो हिमालय वाला क्षेत्र उसमें विकास कम हुआ, इसका आपको कारण बताना है। तो अपन कारण की बात करते हैं तो उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार हिमालय पर्वत क्षेत्रों की अपेक्षा क्या हुआ, अधिक हुआ, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्गम उच्चावच, दुर्गम क्या है, उच्चावच पहाड़ी इलाका है, तो वहां से निकालने के लिए रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि उत्तरी मैदान में अपनी विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक होती है। तो पहाड़ी वाला इलाका है कंटिन्यू, तो वहाँ पर रेल बनाने से और एक जो मैदान है यहाँ पर रेल लाइन डालने से दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस तो रहने वाला। तो यहाँ जल्दी से क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ जल्दी डालने में सुगम रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये प्रतिकूल है, ये रेलवे लाइन के क्या रहने वाला है, प्रतिकूल रहने वाला। लेकिन मैदान की बात करूँ तो ये क्या था, उनके लिए अनुकूल था, तो अनुकूल है तो यहाँ पर क्या होगा, सुगम होगा, वहाँ प्रतिकूल रहने वाला। तो इसके कारण यहाँ विकास
मैदानी भाग में विकास क्या होगा, अधिक होगा। मैदान में क्या होगा विकास, उत्तरी मैदान में। कौन सा मैदान है भैया, उत्तरी मैदान में विकास होगा। दूसरा क्या था, हिमालय पर्वत श्रेणियां या हिमालय जो एरिया है उसमें क्या होगा, विकास कम होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका अथवा में दे रखा है गहन जीविका कृषि। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। चावल की खेती करने के लिए, चावल की खेती करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल रहती है। कौन कौन सी, पहली बात करें तो चावल की खेती के लिए डेल्टाई जो मिट्टी होती है, डेल्टाई मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। लिख लो यहाँ पे चावल के लिए मिट्टी कौन सी, डेल्टाई मिट्टी। कॉपी में ये चीजें ही लिखनी है। डेल्टाई मिट्टी किसके लिए उपयुक्त, चावल के लिए। तो चावल को लिख के बराबर लगा के लिख दो डेल्टाई मिट्टी। क्लियर है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में उच्च तापमान सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। तो तापमान क्या होना चाहिए, अधिक तापमान की यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। काटने तक की अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कितने सेल्सियस से ऊपर, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका आवश्यकता रहती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देखो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वर्षा पूछे कितने बताओगे, 100 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक। बात करते हैं चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहता है। कितने दिन तक, 60 से 90 दिनों तक, 60 से 90 दिनों तक। एक एक पॉइंट को 3 से 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। जहां पानी की कमी है वहां सिंचाई करके इसको उगाया या उसको बोया जा सकता है। क्लियर है क्या। तो बात करते हैं चावल की, चावल को कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो डेल्टाई मिट्टी की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तापमान की पूछे तो कहाँ से कहाँ तक, 25 डिग्री सेल्सियस से क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, 60 से 90 दिनों तक इसमें क्या रहना चाहिए, पानी में डूबे हुए रहना चाहिए। और जहाँ पानी कम हो वहाँ क्या करना चाहिए, सिंचाई करके इसका काम करवाया जा सकता है। क्लियर है क्या। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गहन जीविका कृषि से क्या आपका क्या आशय है, तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। क्या है, श्रम गहन खेती। यहाँ पर देखिए गहन कृषि को मैं समझाता हूँ आपको। गहन कृषि क्या है, जहाँ पर आपके पास जगह तो क्या है, कम है। यहाँ पर आप क्या करोगे, श्रम अधिक मात्रा में करोगे, श्रम अधिक मात्रा में करोगे। दूसरा, इसमें जो आप खर्चा करोगे, यानी कि इसमें आप बीज जो लगाओगे या जो भी आप खर्चा करोगे उर्वरक वगैरह, उसका आप क्या करोगे, अधिक प्रयोग करोगे। और आपका उद्देश्य क्या रहने वाला है, ज़्यादा प्राप्ति। कैसे न कैसे करके आप इसमें ज़्यादा प्राप्ति के लिए आप प्रयास करोगे। तो बात करते हैं इसको सही तरीके से। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश, गहन जीविका कृषि क्या है, श्रम गहन खेती। यहाँ श्रम अधिक करना पड़ेगा। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए, अधिक प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, अधिक मात्रा में रासायनिक, जैव रासायनिक निवेश करेंगे। सिंचाई का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सिंचाई का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं गहन जीविका कृषि, उसकी समस्याएं क्या क्या है। गहन जीविका कृषि समझ में आ गया क्या। गहन कृषि जो है श्रम अधिक करना पड़ेगा, कम जगह में होगा, खर्चा अधिक लगाओगे। उद्देश्य क्या रहेगा, यहाँ से ज़्यादा प्राप्ति करना। क्लियर है। समस्याएं क्या क्या आती है उसकी बात करें तो गहन जीविका कृषि क्षेत्रों में कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार क्या होता है, छोटा और अलाभप्रद होता रहता है। देखो भाई, इसको समझने के लिए मेरी बात सुनो। दादाजी के 2 बेटे हुए, दादाजी के पास 10 बीघा जमीन थी, तो 2 बेटे हुए तो 5-5 बीघा यहाँ पर चली जाएगी। फिर इनके 2 बेटे हुए तो 2.5 बीघा इनके पास चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, भूमि का बंटवारा होता जा रहा है। तो आकार क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे छोटा, अलाभप्रद होता जा रहा है। क्योंकि जब भूमि आपके पास कम है तो आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको पूरी तरीके से वहाँ पर नहीं मिल पाता है। किसान वैकल्पिक रोजगार के अभाव में सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो गहन जीविका कृषि आपके कहला रही है। कम भूमि से अधिक पैदावार की प्राप्ति करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपन समझते जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 1929 की महामंदी को समझाते हुए, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो 1929 की, ये कितने क्वेश्चन के नंबर चल रहे हैं, तो 3-3 नंबर की क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आप खुद अपनी कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। और एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए। विश्वास कीजिए सारे क्वेश्चन इन्हीं में से उठने वाले, इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है।
तो 1929 की महामंदी से आशय पूछ रहा है, तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई। कब से हुई? आर्थिक जो महामंदी थी उसकी शुरुआत पूछे तो 1929 से हुई तथा यह 1930 के मध्य तक बनी रही। इस काल में औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में भारी कमी रही। जब आदमी खेती कर रहा है और खेती से जो माल बेचने जा रहा है उसका मूल्य उसको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक मंदी टाइप में आ रहा है और यह कमी अधिक समय तक बनी रही, यानी कि 1.5 साल तक। इस काल में विश्व के अधिकतर भाग में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। क्लियर है क्या पूरा? 1929 की महामंदी से आप आशा यहाँ पूरा समझ चुके होंगे कि जो आर्थिक महामंदी 1929 से आई, 1930 के मध्य तक वो रहने वाली थी, वहां तक रही। इसके अंदर क्या हुआ, जो व्यापारी लोग से ज़्यादा किसको नुकसान हुआ, जो उसका उत्पादन कर रहे थे, जो उत्पादन में जितना खर्चा लगा उससे काफ़ी कम मात्रा में उनको पैसा मिल रहा है, तो महामंदी का एक दौर वो रहने वाला है। और इस काल के अंतर्गत इस विश्व में अधिकतर भाग क्या हो गए थे, उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई उस समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। महामंदी के कारण की बात करें और इसने पूछा आपको 2 प्रमुख कारण बताने हैं। बात करते हैं पहले कारण की, तो कृषि उत्पादों का अति उत्पादन। कृषि उत्पादों क्या है? अति उत्पादन। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण किसानों ने अपनी आय में हुई कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया गया। जब आपको मूल्य कम मिल रहा है तो माल ज़्यादा बेचकर उस मूल्य की प्राप्ति तो करोगे, तो इन्होंने क्या किया, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। इससे बाजार में कृषि उत्पादों का अति उत्पादन हो गया। क्या, जब टमाटर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगी, इसकी दर में क्या हो जाएगी, कमी होने वाली है। क्लियर है? और जब आपको टमाटर आपको चाहिए और बाजार में नहीं मिल रहे, तो आप उसका अधिक भुगतान करने के लिए भी क्या रहने वाले हो, तैयार। अधिक भुगतान करने के लिए भी आप क्या रहने वाले हो, तैयार रहने वाले हो। तो यहाँ पर क्या किया, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। और जब उत्पादन अधिक हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, जब उत्पादन अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इससे बाजार में कृषि उत्पादों का अति उत्पादन हो गया और उनकी कीमत में और गिरावट आ गई। खरीदारों के अभाव में जब उसको खरीदने वाला नहीं मिला तो कृषि उत्पादन सड़ने लगा। जो कृषि द्वारा उत्पादन होता है, सब्जियां वगैरह जो भी सामान है, वो सारा क्या होने लग गया, सड़ने लग गया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अमेरिका से कर्ज न मिलना। 1928 में आर्थिक संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्योगपतियों से कर्ज मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। 1928 में आर्थिक संकट का उनको संकेत हो गया और उससे वहां से कर्ज मिलना अपन को मुश्किल हो गया। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर चौथा ही रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जों पर निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट उत्पन्न हो गया। क्लियर है क्या? 2 पॉइंट को याद कर लेना पहले कि कृषि उत्पादों का अति उत्पादन, जब उत्पादन अधिक होगा तो मूल्य क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? क्योंकि माल बहुत सारा पड़ा है तो लोग उसको कैसे न कैसे कम दर पे बेचने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अधिक उत्पादन होने पर क्या होगी, दर कम हो जाएगी। दूसरा है अमेरिका से कर्ज न मिलना। दोनों पॉइंट याद करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौन सी प्रथा? गिरमिटिया। शब्द याद करें, गिरमिटिया प्रथा का, गिरमिटिया जो प्रथा थी उसका अर्थ बताना है। अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। गिरमिटिया प्रथा की बात करें तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों गिरमिटिया यानी अनुबंधित मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में, बात करते हैं गिरमिटिया प्रथा, यानी कि 19वीं जो सदी थी उसके अंदर भारत और चीन के जो लाखों अनुबंधित, गिरमिटिया का मतलब होता है अनुबंधित, अनुबंधित मजदूर। कौन से मजदूर? अनुबंधित मजदूर। यदि ये बुक आपके पास है तो आप के साथ क्लास के साथ साथ उस पर अंडरलाइन करते जाइए और एक एक चीज को क्लियर करते जाइए और समझते जाइए। तो लाखों गिरमिटिया यानी अनुबंधित मजदूर, यानी कि फिक्स करवा रखे अनुबंधित की भी, हाँ यहाँ तक आपको ये काम करना है। अनुबंधित हो चुके हैं कि हाँ आपको हमारे यहाँ पर रहकर ये कार्य करना है। तो वो मजदूरों को कहाँ पर, बागानों में, खदानों में, खानों के अंदर ना, खानों के अंदर, और सड़क व रेलवे जो निर्माण चल रहा था उस समय, उस परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। दूर दूर के देशों में क्या करते थे, उनको वहां से ले जाया जाता था और वहां उनसे क्या कराया जाता, काम। भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को इस अनुबंध के तहत ले जाया जाता था कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे, कितने साल तक, 5 साल तक काम कर लेंगे, तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। गिरमिटिया जो मजदूर को कहा जाता था, जो अनुबंधित मजदूर थे उनको गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था। इसके अंदर लोगों को, जो मजदूर थे उनको एक अनुबंध के तहत यहाँ एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था और उनको कहा जाता था कि 5 साल तक आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए, फिर आपको आपके देश अपन
बेच देंगे, ये वहाँ पर बात रखी जाती थी। तो 19वीं सदी की इस गिरमिटिया प्रथा को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। कि राजाओं के समय एक दास प्रथा चलती थी, वैसे ही इन्होंने इसका एक नया नाम दिया कि एक कौन सी प्रथा है, नई दास प्रथा नाम दिया। नई जगह है कि जीवन एवं कार्य की स्थितियां कठोर थी। जब दूसरी जगह अपन जाते तो वहां की नीतियां अलग अपने ऊपर हावी होने लग जाती थी, तो कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने पर को भी नहीं थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। ज्यादातर गिरमिटिया श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। इन मजदूरों ने जिंदगी बसर करने के वे अपने तरीके निकाल लिए, यथा बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में चले गए। यानी वहां पर क्या सिस्टम था कि उनको बोला गया कि 5 साल आप यहाँ पर काम कर लीजिए, आपको आपके स्वदेश भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय पूर्ण होने के बाद भी उनको नहीं भेजा गया, तो उन्होंने अपने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। उसमें पहला हथकंडा था कि बहुत सारे जो गिरमिटिया प्रथा में जो मजदूर गए थे अनुबंध के तहत, वो भाग कर कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। होस्टे और चटनी म्यूजिक इसके उदाहरण रहे हैं। यानी कि अभिव्यक्ति के क्या कर दिए, नए रूप धारण कर लिए। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो पहला है दोहरा शासन। तो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था को समझो संघ। संघ के अंदर एक देश के अंदर होगा और एक सरकार आपके राज्य के अंदर होगी, यानी इन दोनों को मिलकर देश पे क्या करना है, राज्य करने का एक रहेगा। इसमें दोहरा शासन प्रबंध था। कैसा प्रबंध था, दोहरा शासन। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबंध होता है, एक केंद्रीय शासन का और दूसरा प्रांतों का शासन। यानी कि संघीय शासन का मतलब कि दोहरा शासन होना। दोहरा शासन कैसे कि एक प्रधानमंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री होगा, एक देश का राजा होगा और एक राज्य का राजा होगा। एक देश के वहां बैठने वाला है और एक कहां पर आपके राज्य में रहने वाला है, यानी राज्य यानी प्रांत। क्लियर है क्या? दोनों चीजें समझ में एक एक चीज आ रही होगी। बात करते हैं शक्तियों का बंटवारा। जो शक्तियां होती है उनको संघात्मक शासन के अंतर्गत बांटा गया है। आदि सरकार एक जो शासन की जो शक्ति है वो दोनों के पास होती थी। यहाँ पे बात करते हैं संघात्मक सरकार में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। दोनों के बीच में कुछ शक्तियां राज्य के पास होती है, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है और अपने अपने क्षेत्र में जो उनको अधिकार दिया गया वो वहां क्या रहने वाली है, स्वतंत्र रहने वाली है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लिखित एवं कठोर संविधान। जो संविधान वो कैसा है, लिखित और कठोर है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित तथा कठोर होता है। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय। जो स्वतंत्रता है और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो संघात्मक शासन में केंद्र तथा प्रांतों के बीच आपसी विवाद, यानी कि अलग अलग सरकारें होने के बाद क्या होता है, वहां पर आपसी यदि विवाद हो जाता है तो उस विवादों को निपटाने तथा संविधान के मौलिक प्रावधानों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। क्लियर है क्या? आगे की अपन बात करते हैं क्वेश्चन अगला। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। यानी कि 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, का पहले और बाद में जो स्थानीय शासन है उसके जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको बताना है। कुल मिला के 1992 से पहले क्या था, उसके बाद क्या था, किसमें, स्थानीय शासन में। यानी कि जो ग्रामीण सरकार है उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ उसको यहाँ पर समझाना। क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। 1992 से पहले स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। जरूरी नहीं था 1992 से पहले कि चुनाव हर 5 साल में हो, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, 1992 के बाद क्या हो गया, वहां पर आपके बाध्य हो गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पहले निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित नहीं थी। वहां पर उनकी सीटें आरक्षित नहीं थी, लेकिन 1992 के बाद इनकी सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। इनको भी अपनी अधिकार इनको प्रदान किए गए। 1992 के बाद कम से कम 1/3 पद, कितने पद, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि 1/3 पद पर कौन खड़ी होगी, केवल महिलाएं चुनाव लड़ेगी। पहले ऐसा नहीं होता था। बात करते पॉइंट नंबर 4 की। तो 1992 के बाद अब हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए क्या है, राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और पहले ये संस्था नहीं थी, 1992 से पहले ये संस्था नहीं थी। क्लियर है क्या? आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आगे का जो भी बचा अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।